दर्द से मेरी चीखें आसमान को छूने लगी थीं और ऐसे में मेरे पास सिवाय मेरे भाभी के और कोई नहीं था। एक वही तो थीं जिन्हें मेरी परवाह थी, जो मेरा ख्याल करती थीं और सारी दुनिया के खिलाफ जाकर मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आई थीं। यहाँ तक कि मेरा भाई भी मुझे धुतकार चुका था और आज भी मुश्किल की इस घड़ी में मेरी भाभी ही मेरे सिरहाने खड़ी मेरे सर पर हाथ फेर रही थीं। अब से कोई आधा घंटा पहले मुझे बहुत तेज दर्द शुरू हुए थे और मैंने अपनी भाभी को जब फ़ोन करके बताया तो वो एक दाई को भी अपने साथ ले आई थीं और अब वही दाई मेरा केस कर रही थी। कुछ ही देर में कमरा बच्चे के रोने की आवाज़ से गूंजने लगा और मेरी चीखें दम तोड़ गईं। बच्चे की आवाज़ ने मुझे सुकून पहुंचाया था और फिर दाई ने बताया, बधाई हो, तुमने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। ये शब्द सुनते ही मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। मेरी भाभी ने दाई को पैसे देकर भेज दिया और मुझे संभालते हुए कहने लगी, अब तुम दो बेटियों की माँ बन चुकी हो, हिम्मत और हौसले से काम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने रोते हुए भाभी की तरफ देखा और पूछा, क्या ठीक हो जाएगा भाभी? कैसे ठीक हो जाएगा? ये दुनिया मुझे चरित्रहीन कहती है। मेरी बेटियों को कौन अपनाएगा? उनका फ्यूचर क्या होगा? भाभी ने मेरे आंसू पोंछे और कहने लगी, जिसने इन्हें जिंदगी दी है वही इनका फ्यूचर भी संवारेगा। तुम सोच सोच कर खुद को परेशान मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहकर भाभी ने अपना पर्स खोला और उसमें से हजारों रुपये निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। भाभी की इस बात पर मेरी आंखें गीली हो गईं। मैंने मना भी किया और कहा, भाभी आप कब तक यूं ही मेरी मदद करती रहेंगी? अब तो मेरा सगा भाई भी मुझसे नहीं पूछता। ये दुनिया मुझे चरित्रहीन ठहराती है और सच तो यही है। मैं खुद भी नहीं जानती ये बच्चे किसके हैं, ये किसकी बेटियां हैं। पता नहीं कैसे मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। एक के बाद एक मैंने दो बेटियां पैदा कर दी हैं और मेरा तमाशा बन चुका है। भाभी मुझे मोहब्बत से समझाने लगी कि ये समय इन बातों का नहीं है। तुमने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, तुमको आराम की जरूरत है। भाभी ने मेरी बड़ी बेटी को आवाज़ दी, जो इस समय 5 साल की होने वाली थी। भाभी ने मेरी बड़ी बेटी, जिसका नाम नेहा था, उसे गोद में उठा लिया और उसे प्यार करते हुए बोली, बेटा तुम्हें भूख तो नहीं लगी? तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना दूं? लेकिन नेहा तो मेरे पास लेटी मेरी छोटी बेटी को ही देखे जा रही थी और फिर एकदम से भाभी की गोद से उतरकर वो मेरे पास आई और छोटी सी बच्ची को गोद में उठाने की जिद करने लगी। मेरी बेटी नेहा तो खुशी से पागल हो रही थी। उस छोटी सी बच्ची को देखकर उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसे अपनी गोद में किसी न किसी तरह उठा ले। लेकिन मैंने और भाभी ने उसे समझा दिया कि अभी ये बहुत छोटी है, जब थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो इसके साथ खूब खेलना। भाभी नेहा को बहाना बनाकर बाहर ले गईं और उसके लिए किचन में कुछ खाने के लिए बनाने लगीं। भाभी उस दिन मेरे पास ही रुक गई थीं। मैंने भाभी से पूछा, आप घर नहीं जाएंगी? तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, नहीं, तुम्हारे भाई से कहकर आई हूँ कि मैं मायके जा रही हूँ, 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी। भाभी की मोहब्बत पर मेरा दिल मोम हो गया और मैंने उन्हें सीने से लगा लिया और कहा, भाभी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप मुझ पर भरोसा न करती और मेरा इतना साथ न देती तो शायद मेरी बेटियां और आज मैं सड़क पर धक्के खा रहे होते। मेरे सीने से लगी भाभी कहने लगी, गैरों वाली बातें मत किया करो, तुम मेरी इकलौती ननद हो और मैं जानती हूँ तुम चरित्रहीन नहीं हो। बस भगवान ने तुम्हें शायद इसी तरह औलाद देनी है। तुम इसे भगवान का दिया हुआ उपहार समझ कर लेती जाओ। बेटियां तो वैसे भी देवी का रूप होती हैं। भाभी की बात सुनकर मैं उनकी तरफ देखने लगी। पता नहीं कैसे वो इतनी अच्छी बातें कर लिया करती थीं, वरना ये जमाना तो मेरे हवाले से ऐसी ऐसी बातें करता था कि सुनकर भी कानों से धुआं निकलने लगता था। 2 दिन तक भाभी मेरे साथ रहीं और फिर वापस अपने घर चली गईं। जाने से पहले उन्होंने घर में राशन भी डलवाया और मेरे हाथ पर कुछ और भी पैसे रख दिए थे। कुछ दिन गुजरे और पास पड़ोस वालों को खबर पहुंच गई थी मैंने फिर एक बेटी को जन्म दिया है, तो मोहल्ले वाले झगड़ा करने को आ गए थे। हर कोई चाहता था कि मैं ये मोहल्ला छोड़ दूं, क्योंकि मेरी वजह से मोहल्ले का माहौल ख़राब हो रहा है। हर कोई जानना चाहता था कि मेरी बेटियों का बाप आखिर कौन है और अगर उनका कोई बाप नहीं है तो फिर मैं किसके साथ अय्याशियाँ करती हूँ। मेरा मालिक मकान, उसकी बहुत मेहरबानी थी कि उसने मुझे अभी तक इस घर में रखा हुआ था, क्योंकि मेरी भाभी उसे समय पर किराया देती रहती थी। बड़ी मुश्किल से मोहल्ले वालों ने हमारा दरवाज़ा छोड़ा। भाभी का दिया हुआ राशन 2 महीने चल गया था और फिर कुछ दिनों के बाद मुझे घर का कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए घर से निकलना ही पड़ा। मैंने अपनी दोनों बेटियों को घर के अंदर छोड़ा और मैंने बाहर से ताला लगाया और सौदा लेने दुकान पर गई तो दुकान वाले ने इधर उधर देखा और फिर झुककर मुझसे कहने लगा, अपना रेट ही बता दो। मेरी पत्नी मुझे खुश नहीं रखती, जब दिल चाहेगा तुम्हारे पास आ जाऊंगा।
उसकी ये बात सुनकर शर्म और गुस्से के मारे मेरा चेहरा लाल पड़ गया था। मेरा दिल चाहा कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। मैंने गुस्से से कहा, बड़े बदतमीज हो, शर्म नहीं आती एक औरत से ऐसी बातें करते हुए। वो मुझे देखकर अपने पीले दांत निकालकर जोर से हंसा और कहने लगा, लो भई, बगैर पति के तुम 2 बच्चों की माँ बन गईं और अब भी पवित्रता का लबादा ओढ़े घूमती हो। तुम कितनी पवित्र हो मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छी तरह तुम जैसी औरतों के 5 बच्चों की पैदाइश कैसे होती है सब समझता हूँ। सीधी तरह अपना दाम बताओ और खुशी खुशी अपना काम करो। तुम जैसी औरतें शरीफों के मोहल्ले में रहें या तवाइफ के बाजार में काम करें, काम तो एक ही करती हैं ना। अच्छा है, इस तरह हमें भी बदनाम जगह पर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं शरीफों के मोहल्ले में काम हो जाएगा। उस दुकानदार की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे और मैं बगैर सौदा लिए ही वहां से निकल गई। बार बार अपने इर्द गिर्द अपने दुपट्टे को लिपेट रही थी और अपने आप को दुनिया की नजरों से छुपाती हुई मैं एक गली में मुड़ी ही थी कि तभी 2 लड़के मेरे पीछे पीछे चलते हुए कहने लगे, क्या बात है भाई, 2 बेटियों की माँ को देखो, अब भी कितनी फिट और खूबसूरत हैं। हैरत की बात तो ये है कि ये अभी तक कुंवारी है, अगर शादी करेगी तो उसके बाद कितने बच्चों को पैदा करेगी। ये कहकर वो दोनों जोर से हंसे थे और मेरे कदमों तले से जमीन सरक गई थी। इस समाज में ऐसी औरत को जीने का हक ही नहीं दिया जाता जिसकी नाजायज औलाद हो। फिर मैंने तो 2-2 नाजायज बच्चियों को जन्म दिया था और मैं खुद ही इस बात से अनजान थी कि आखिर इनका बाप कौन है। मुझे कैसे जीने का हक दिया जा सकता था। मैं कैसे सोच सकती थी कि समाज के इज्जतदार मर्द मुझे इज्जत से जीने देंगे। जैसे तैसे मैंने ज़रूरत का सौदा लिया और घर लौट आई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मेरी चीखें, मेरा रोना पूरे घर में गूंज रहा था। मेरी बड़ी बेटी परेशान सी मेरे पास बैठी थी। मेरी दोनों बेटियां बिल्कुल एक जैसी नजर आती थीं, जैसे कि उनका बाप एक ही हो। दोनों की बही नीली नीली आंखें थीं और रंगत ऐसी सुर्ख व सफ़ेद थी कि हाथ लगाने से ही मैली हो जाती, जबकि मेरा रंग सांवला था और मेरी आंखें भूरी थीं। पता नहीं मेरी बेटियां किसकी थीं। कभी कभी तो वो बिल्कुल मेरी भाभी के जैसी लगती थीं, क्योंकि मेरी भाभी की आंखें भी नीली थीं और वो भी बहुत ही गोरी चिट्टी थीं। लेकिन मेरी बेटियां मेरी भाभी पर क्यों जातीं? फिर मेरे दिमाग में आता कि शायद इसलिए कि अच्छे बुरे में मेरी भाभी ही मेरे हर समय मेरे साथ रहती थीं। उन्हें देखकर हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दिनों में मेरी बेटियां भी मेरी भाभी के जैसी हो गई हों। खैर जो भी था, मेरी बच्चियां बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन शायद उनके नसीब इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो मेरे घर पैदा हुई थीं, बिना बाप के नाम की पैदा हुई थीं। और सबसे बढ़कर वो इस समाज में पैदा हुई थीं जहाँ माँ बाप के गुनाहों की सजा भी औलाद को दी जाती है। मेरी बड़ी बेटी ने जब मुझे इस तरह रोते हुए देखा तो वो मेरे गले लग गई और रोते रोते बोली, मम्मी आप क्यों परेशान होती हो, मैं हूं ना आपके साथ, हम दोनों मिलकर छुटकी को संभाल लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे उस मासूम की बात सुनकर और भी रोना आया। उसे क्या मालूम था जब वो इस घर से बाहर निकलेंगी तो ये दुनिया उनके साथ कैसा सलूक करेगी। मैंने दिल से भगवान को याद किया कि मेरे मुजरिम को ऐसी सज़ा मिले कि उसके रोंगटे खड़े हो जाएं कि जिसने मुझे बगैर शादी के ही प्रेग्नेंट कर दिया था, मेरे ऊपर ऐसा जुल्म ढाया तो वो भी कभी सुकून से न रह सके। कभी कभी तो मुझे अपने भाई से भी शिकवा होता, जिसने मेरी पवित्रता पर भी भरोसा नहीं किया था और पहली प्रेगनेंसी पर ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। उसने कह दिया था कि अपने उसी आशिक के पास जाओ जिसकी औलाद अपने पेट में पाल रही हो। मैं उस समय सिर्फ 19 साल की थी और पेट से हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे पेट में पलने वाला बच्चा किसका है। मैं उस समय बहुत रोई थी, अपने भाई के पांव पकड़े थे। मैंने उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश की थी कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मेरी बात तो सुनो। लेकिन उन्होंने मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया था। वो तो मेरी भाभी थी जिन्होंने आगे बढ़कर न सिर्फ मुझे संभाला था बल्कि मुझे सीने से भी लगाया था। ये किराए का घर भी उन्होंने ही मुझे लेकर दिया था और आज तक मेरा खर्चा वही उठाती आ रही थी। मैंने सारे जमाने में ऐसी भाभी नहीं देखी थी। उन्होंने सगी बहनों से भी बढ़कर मेरे साथ अच्छा व्यवहार रखा था। अब भी जब रोते रोते मेरी तबीयत बिगड़ी तो फिर इत्तेफाक से भाभी घर आ गई थीं और मेरी हालत देखकर कहने लगीं, राधिका तुम क्यों नहीं समझती हो, तुम्हारे इस तरह रोने से न सिर्फ नेहा परेशान होगी बल्कि उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। वो अभी नादान है, अगर तुम्हारी बातों का कोई मतलब निकाल ले या फिर अपने बाप के बारे में सवाल करेगी तो तुम क्या जवाब दोगी। होश के नाखून लो, अपने बच्चों के सामने ऐसी कोई हरकत मत करो कि वो परेशान हो। हमेशा की तरह भाभी की बातों में वजन था, इसलिए मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। मुझे तो अपनी बच्चियों को इस समाज से बचाना था, मैंने अपने आंसुओं के जरिए उन्हें कमज़ोर नहीं कर सकती थी। भाभी कहने लगी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 2-3 दिन यहीं रहूंगी।
उन्होंने मेरे सामने ही भाई को फ़ोन लगाया और कह दिया, मैं अपने मायके में हूँ, 2-3 दिन के बाद लौट कर आऊँगी। मैंने भाभी का शुक्रिया किया कि वो मुश्किल समय में मेरे लिए किसी बहुत ही अपने की तरह होती थीं। काफ़ी देर मैं और भाभी बातें करते रहे। उनकी बातों से मुझे नई ज़िंदगी मिल जाती थी। और फिर रात हुई तो भाभी कहने लगीं, अब तुम अपनी छोटी बच्ची के साथ सुकून से सो जाओ, मैं आज की रात नेहा के साथ गुजार लूँगी। मैंने कहा, ठीक है भाभी, जैसा आपको ठीक लगे। सच में मेरी छोटी बेटी बहुत ज़्यादा रोती थी और सारी रात हंगामा करती थी। भाभी की भी नींद खराब होती थी, इसलिए मैंने उन्हें नेहा के साथ सोने दिया और खुद अपने कमरे में छोटी रिया के साथ सो गई। 2 दिन भाभी हमारे घर रुकीं और फिर वापस चली गईं। उनके आने से नेहा भी बहुत खुश हो जाया करती थी। जिस दिन भाभी को घर जाना था उस दिन भाभी मुझसे पहले ही जाग गई थीं। उन्होंने नेहा को तैयार किया था और नाश्ता बनाकर खिलाया। फिर मेरे और अपने लिए भी नाश्ता बना लाई थीं। उन्होंने मुझे गौर से देखा और कहा, राधिका, तुम दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूँगी और तुम्हें दवा दिलवाऊँगी। अगर तुम इस तरह कमज़ोर होती रहीं तो तुम्हारी बच्चियों का ख्याल कौन करेगा? खुद के लिए नहीं तो कम से कम अपनी बच्चियों के लिए ही अपना ध्यान रखो। मुझे भी एहसास हुआ कि मैं दिन ब दिन कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर होती जा रही हूँ। मैंने ज़्यादा ही चिंता को सर पर सवार कर लिया है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों का क्या होता? भले ही इनके बाप का पता नहीं था, लेकिन मैंने 9 महीने तक इन्हें अपनी कोख में पाला था और अपना दूध पिलाकर इन्हें बड़ा किया था। मैं इन्हें यूं बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकती थी। मैंने भाभी से कहा, चलिए मैं आपके साथ डॉक्टर के पास चलने को तैयार हूँ। आप मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर चलें। भाभी मुझे शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास लेकर गई थीं। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और कहा कि कमजोरी बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ ताकत की दवाइयाँ लिख देता हूँ, इन्हें लेते रहना। खाने पीने का ध्यान रखना, जल्दी ही ठीक हो जाओगी। मेरी भाभी ने मुझे अस्पताल के बाहर बिठा दिया और खुद मेडिकल पर दवा लेने चली गईं। और जब वापस आईं तो उनके पास ढेर सारी दवाइयाँ थीं। मैं तो उन दवाइयों को देखकर ही चौंक गई थी। मैंने भाभी से सवाल किया, इतनी सारी दवाइयाँ डॉक्टर ने मेरे लिए क्यों लिखी हैं? मैं कोई इतनी ज़्यादा बीमार तो नहीं हूँ? भाभी ने मुझे समझाया कि तुम बहुत कमज़ोर हो, इसलिए डॉक्टर ने इतनी सारी ताकत की दवाइयाँ लिखी हैं। तुम चिंता मत करो, रोज़ इसमें से एक गोली खानी है और गलती से भी कोई भी गोली मिस नहीं करनी है। रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले गोली ही खानी है। मैंने भाभी की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया और भाभी के साथ घर वापस आ गई। रास्ते में भाभी ने मुझे कुछ फ्रूट्स और कुछ सूखे मेवा वगैरह भी दिलवाए थे। अगले दिन भाभी चली गई थीं और मैं अपने घर के कामों में लग गई थी। समय धीरे धीरे गुजरने लगा था और अब मेरी छोटी बेटी 1 साल की होने वाली थी। दोनों बच्चियों के साथ दिन कहाँ गुजर जाता था कुछ पता ही नहीं चलता था। अब तक मैंने अपनी बच्ची को डर के मारे स्कूल तक नहीं डलवाया था कि वहाँ जाकर मैं बाप का नाम क्या लिखवाऊंगी, लोग मेरी बेटियों से न जाने कैसा व्यवहार करेंगे। यही सब बातें मुझे चैन से जीने नहीं देती थीं। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रहे सहे होश भी उड़ गए थे। मेरा हर दिन बहुत ही तकलीफ के साथ गुजर रहा था, क्योंकि दिन रात मैं सोचों में गुम रहती थी कि आखिर मुझे प्रेग्नेंट करने वाला कौन था। मैं अपने घर में बहुत ही सावधानी रखती थी। मेरे घर में सिवाय मेरे या फिर मेरी भाभी के कोई नहीं आता था। मैं अपने घर के खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके सोती थी कि कहीं कोई रात को अंदर ना जाए। लेकिन फिर भी मैं 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी। एक रात मैं अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगाए लेटी हुई थी। मेरी दोनों बच्चियां सो चुकी थीं, लेकिन मेरी आंखों में नींद का नामो निशान भी नहीं था। मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे घर के दरवाजे पर कोई आया हुआ है। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया था। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। इस समय मेरे दरवाजे पर कौन हो सकता है? मैं भी सतर्क हो चुकी थी। मुझे पूरा विश्वास था कि हो ना हो ये वही इंसान है जिसने मेरे साथ अब तक जुल्म किया है। यही मेरी बच्चियों का बाप है। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहती थी कि आखिर मेरी बच्चियों का बाप कौन है और उसने मेरे साथ ये गलत और घटिया हरकत क्यों की है। मैंने एक मोटा सा डंडा उठा लिया और गेट के साइड में जाकर खड़ी हो गई। आने वाला इंसान दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था और ये देखकर तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई जब मैंने महसूस किया कि आने वाला इंसान चाबी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। यानी कि उसके पास मेरे घर के दरवाजे की दूसरी चाबी थी और इसी चाबी का इस्तेमाल करके वो मेरे घर के अंदर आया करता था। इसीलिए मेरी लाख सावधानी करने के बावजूद भी वो घर के अंदर आ जाता था और मेरे साथ गलत हरकत करके चला जाता था और फिर मैं उसके बच्चे की माँ बन जाती थी। आने वाला इंसान चाबी को की होल में डाल चुका था और चाबी को घुमा रहा था। मैं भी पूरी तरह सतर्क खड़ी थी और तभी दरवाज़ा खुल गया था। आने वाले इंसान ने दरवाजे को धक्का दिया था। वो किसी भी पल घर के अंदर आ सकता था, लेकिन मैं उसका इंतजार ही करती रह गई और वो घर के अंदर नहीं आया। दरवाज़ा खुला का खुला रह गया।
5 मिनट तक मैंने उसका इंतजार किया लेकिन वो नहीं आया। फिर मैंने दरवाजे से सर निकालकर थोड़ा बाहर देखा, लेकिन दरवाजे पर अब कोई भी नहीं था। मैंने गली में इधर उधर देखा लेकिन पूरी गली सुनसान पड़ी थी। मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने साफ महसूस किया था कि दरवाजे पर कोई था। उसने दरवाजा भी खोला था, लेकिन वो घर के अंदर क्यों नहीं आया। मैंने दरवाजे को फिर से बंद किया। मुझे विश्वास था कि वो इंसान दोबारा जरूर आएगा, लेकिन बैठे बैठे पूरी रात निकल गई थी लेकिन वो इंसान नहीं आया। सुबह होते ही मैंने भाभी को फ़ोन किया और उन्हें बुला लिया। मैंने भाभी को रात वाली सारी घटना बता दी, लेकिन मेरी बात सुनने पर भाभी ने कोई भी खास रिएक्शन नहीं किया था, बल्कि उल्टा वो मुझे ही समझाने लगी कि राधिका, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो। मुझे तो लगता है कि तुम धीरे धीरे दिमागी मरीज होती जा रही हो। अगर कोई था तो तुम्हारे घर के अंदर क्यों नहीं आया? तुम खुद ही कह रही हो कि उसने दरवाज़ा भी खोल लिया था, फिर भला वो घर के अंदर क्यों नहीं आया? मुझे तो लगता है तुम धीरे धीरे पागल हो रही हो। सारी बेकार की बातों को दिमाग से निकालो और खुद पर और अपनी बच्चियों पर ध्यान दो। भाभी की बात सुनकर मैं बस हाँ में सिर हिला चुकी थी, बोली कुछ नहीं थी, लेकिन गुस्सा तो बहुत आया था। लेकिन एक वही तो मेरी हमदर्द थी, उन्हीं के सहारे तो मैं जी रही थी। उन्हें कुछ गलत कह देती या कुछ बुरा बोल देती तो इस सहारे से भी छूट जाती। माँ बाबा तो पहले ही मर चुके थे, और फिर भाई अपनी मर्जी से पता नहीं कहाँ से भाभी को शादी करके ले आया था। मैं नहीं जानती थी कि वो किस खानदान से हैं, कौन है, मगर इतना ज़रूर जानती थी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और मेरा ख्याल रखने में उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन इस बार जिस तरह उन्होंने रात वाली घटना का सुनकर कोई रिएक्ट नहीं दिखाया था, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मेरे साथ बुरा करने वाला कौन था? मैं 2 बच्चों की माँ कैसे बन गई थी, जबकि घर में कोई नहीं आता था? पहले प्रेगनेंसी तो भाई के घर ही हुई थी और वहाँ पर मेरे भाई और भाभी के अलावा कोई नहीं होता था। दूसरी प्रेगनेंसी इसी घर में हुई थी और सिवाय इस घर में भी मेरे भाभी के किसी का आना जाना नहीं था। हमेशा भाभी ही आती थीं और मेरे साथ मेरे बेड पर ही सोती थीं और फिर 2 दिन बाद वापस चली जाती थीं। तो क्या सारी प्रेगनेंसी के पीछे भाभी का हाथ था? लेकिन एक औरत होकर वो कैसे मुझे प्रेग्नेंट कर सकती थीं? ये सब करके उन्हें क्या हासिल होता, जबकि वो तो हमारा सारा खर्चा उठा रही थीं और हमारी वजह से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को भी खतरे में डाल बैठी थीं, क्योंकि वो हमेशा भाई से छुपकर मेरे पास आती थीं। दिलो दिमाग में अजीब अजीब से सवाल पैदा हो रहे थे। मैं बस किसी भी तरह सच जान लेना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं तीसरी बार भी एक नाजायज़ बच्चे की माँ बनूं। मेरे अंदर अब और झेलने की हिम्मत नहीं थी। मुझे तो अब अपनी बेटियों की भी चिंता सताने लगी थी। अगर ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था, तो कल को अगर मेरी बेटियां जवान होंगी तो उनके साथ भी यही सब कुछ होगा। मुझे अब ये सब कुछ रोकना था। और फिर उन्हीं दिनों एक बहुत ही अजीब हादसा हुआ। उस दिन भाभी मेरे घर आई हुई थीं। भाभी के आने से मेरा मन बहल जाता था और मेरी बच्चियां भी खुश हो जाया करती थीं। भाभी ने उस दिन मुझे कोई भी काम नहीं करने दिया। खुद ही मेरी बेटियों को तैयार किया, उन्हें खाना खिलाया और फिर मेरे और अपने लिए भी खाना बना कर ले आईं। हम दोनों ने बैठकर खाना खाया और इधर उधर की बातें करते रहे। रात को सोने से पहले भाभी मेरे लिए एक गिलास गर्म दूध भी ले आईं। भाभी मेरे ऊपर हमेशा जोर डाला करती थीं कि खाने के बाद सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध जरूर लिया करो, इससे नींद अच्छी आती है और तुम्हें ताकत भी मिलेगी। मैं अपना कुछ खास ध्यान नहीं रखती थी, इसलिए अगर कभी मन हुआ तो दूध ले लिया करती थी और कभी नहीं हुआ तो नहीं लेती थी। लेकिन भाभी जब भी आती थी मुझे एक गिलास गर्म दूध जरूर पिलाती थीं और भाभी की मोहब्बत के आगे मैं हार जाती थी और एक गिलास गर्म दूध जरूर पीती थी। आज भी भाभी मेरे लिए एक गिलास दूध ले आई थी। मैंने भाभी के हाथ से दूध लेकर साइड टेबल पर रख दिया, क्योंकि दूध अभी कुछ ज़्यादा ही गर्म था। फिर मैं और भाभी बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते भाभी को नींद आने लगी तो वो सो गईं। सोने से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि दूध जरूर पी लेना। मैंने भी उनके सामने ही दूध का गिलास उठा लिया था, लेकिन दूध अब भी गर्म था। भाभी सो चुकी थीं और मैंने दूध फिर से टेबल पर रख दिया और फिर मैं अपने मुजरिम के बारे में ही सोचने लगी कि मैं किस तरह उसका पता लगाऊं, किस तरह मैं उसकी सच्चाई जानूं। ये सब सोचते सोचते मुझे भी नींद आ गई थी। दूध पीना मैं भूल चुकी थी और फिर अचानक ही रात को एक अजीब से एहसास से मेरी आँख खुली थी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे शरीर से लिपटने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास इस समय सिर्फ मेरी भाभी ही मौजूद थीं, लेकिन जिस तरह का स्पर्श मुझे अपने शरीर पर महसूस हो रहा था, ये मेरी भाभी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थीं। ये एक अलग ही स्पर्श था। एकदम मेरी जोरदार चीख निकल गई थी। मेरी चीख सुनते ही मुझे मेरी भाभी की आवाज़ सुनाई दी थी। क्या हुआ राधिका, तुम ठीक तो हो? मैंने कहा, भाभी इस कमरे में कोई है। भाभी ने जल्दी से उठकर लाइट जलाई थी, लेकिन कमरे में तो कोई भी नहीं था। भाभी ने हर जगह तलाश किया लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था।
भाभी ने मुझे समझाया, राधिका तुम खुद को संभालो, इतना मत सोचो, तुम धीरे धीरे खुद को बीमार बना रही हो। अगर अपने दिमाग पर इतना जोर डालोगी तो एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो जाओगी। कम से कम अपनी बच्चियों का तो ध्यान करो। तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? जो होना था सो हो गया, अब इन सब बातों को भूल जाओ और अपनी बच्चियों के बारे में सोचो, उनकी अच्छे से परवरिश करो। कमरे में कोई भी नहीं है और फिर भला मेरे होते हुए कमरे में कौन आ सकता है? भाभी ने मुझे बहुत देर तक समझाया और मुझे सुलाने की कोशिश करने लगीं, लेकिन मैंने जो महसूस किया था वो सिर्फ मेरा वहम नहीं था, जरूर मेरे साथ कोई गलत हरकत कर रहा था। भाभी मुझे बहुत देर तक समझाती रहीं और फिर पता नहीं हम दोनों कब सो गए। सुबह भाभी मुझसे पहले ही जाग गई थीं। उन्होंने नेहा को तैयार किया, उसे नाश्ता कराया और फिर मेरे और अपने लिए भी नाश्ता बनाकर ले आईं। हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। थोड़ी देर के बाद भाभी चली गई थीं। मैं बैठी रात वाली घटना के बारे में ही सोच रही थी कि आखिर रात को मेरे कमरे में कौन आया था और फिर अचानक ही कहाँ गायब हो गया। अचानक ही मेरे दिमाग में धमाका सा हुआ था। मेरी नज़र अचानक ही दूध के गिलास पर पड़ी थी। रात मैंने दूध का गिलास नहीं लिया था, ज़्यादा गर्म होने की वजह से मैंने उसे वापस रख दिया था। भाभी की नज़र भी गिलास पर नहीं पड़ी थी, क्योंकि गिलास के आगे नेहा का एक बड़ा सा टेडी रखा हुआ था। सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूमने लगा और सब कुछ मेरे दिमाग में साफ होता चला गया। मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया, उसमें से थोड़ा सा सैंपल लेकर लैब में चली गई। मैंने दूध का सैंपल जांच कराने के लिए दे दिया और फिर जो रिपोर्ट मेरे सामने आई तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। दूध में सचमुच नींद की दवा मिली हुई थी। मैं सब कुछ समझ गई थी। भाभी मुझे जानबूझकर दूध में दवाई मिलाकर देती थी जिससे कि मैं सो जाऊं और फिर उसके बाद ही मेरे साथ गलत हरकत होती थी। अगर रात भी मैं दूध का गिलास पी लेती तो मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता और मैं तीसरी बार भी प्रेग्नेंट हो जाती। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, आखिर भाभी एक औरत थी और एक औरत ही दूसरी औरत को प्रेग्नेंट कैसे कर सकती है, क्योंकि कमरे में उस समय भाभी के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मेरा दिमाग उलझता ही जा रहा था, लेकिन इतना तो मैं समझ गई थी कि इन सब के पीछे मेरी भाभी का ही हाथ है और अब मैं सच्चाई की तह तक जाना चाहती थी। मैं सब कुछ खुलकर सामने लेकर आना चाहती थी और फिर मैंने एक बहुत ही सोच समझकर प्लान तैयार किया। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंचूंगी। और फिर मैं अपने मुजरिम को पकड़ने के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक ही मेरी बड़ी बेटी नेहा बहुत बीमार हो गई। मैं उसे अस्पताल लेकर गई। उसकी सेहत के साथ मैं कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी। वहाँ उसका इलाज हुआ। नेहा को निमोनिया हो गया था। डॉक्टर ने उसके कई और टेस्ट भी लिख कर दिए थे और उसका ब्लड सैंपल भी लिया था। जब डॉक्टर नेहा का ब्लड ले रहे थे तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था। मैंने डॉक्टर से बात कर ली। पहले तो डॉक्टर मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर बाद में मेरी मजबूरी को देखते हुए वो मान गया था। मैंने डॉक्टर को सारी कहानी बता दी थी और फिर मैंने अपनी भाभी को बुलवाया और उनसे झूठ कहा कि फ़ौरन नेहा को खून की ज़रूरत है, आप उसको अपना खून दे दें। भाभी मुझे आपसे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती अगर मेरे शरीर के अंदर इतनी ताकत होती। मैंने तो डॉक्टर से कहा था कि मेरे शरीर की एक एक बूंद ले लो, लेकिन मेरी बेटी को बचा लो। लेकिन डॉक्टर कहने लगे कि तुम्हारे अंदर बहुत कमजोरी है, इतनी कमजोरी के बावजूद हम तुम्हारे शरीर से और ब्लड नहीं निकाल सकते, इसलिए मजबूरी है भाभी, नेहा को आपको ही ब्लड देना पड़ेगा। मेरे कहने पर भाभी ने पहले खून का सैंपल दिया ताकि चेक किया जा सके कि उनका खून नेहा को लग सकता है या नहीं। वही सैंपल और नेहा के खून का सैंपल लेकर मैं लेबोरेटरी में जमा करवा दी ताकि पता लगा सकूं कि मेरे बच्चे से मेरी भाभी का कोई लेना देना है या नहीं। अब मुझे रिपोर्ट के आने का इंतजार था। डॉक्टर ने कहा था कि 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट मिलेगी, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर घर चली आई थी। मेरी बेटी की तबीयत अब काफ़ी संभल चुकी थी। मैं जब भी अपनी दोनों बेटियों को देखती तो मेरा दिल धड़कना भूल जाता था। उनके फ्यूचर की चिंता मुझे खाने लगती और साथ ही साथ रिपोर्ट का इंतजार भी मुझे सूली पर लटकाए हुए था। मुझे डर था कि कहीं रिपोर्ट में वही कुछ ना आ जाए जो मैं सोच रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था जैसे इन बच्चों का कोई ना कोई संबंध मेरी भाभी से ज़रूर है, क्योंकि मेरी दोनों ही बेटियां मेरी भाभी से काफ़ी मिलती जुलती थीं। वही आँखें, वही रंग और वही बाल। भाभी को अब तक पता नहीं चल सका था कि मैंने बहाने से उनके खून का सैंपल ले लिया है। और फिर पूरा 1 हफ्ता गुजर गया। मैं रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल पहुंची तो रिपोर्ट में एक ऐसी बात आई कि मेरे होश उड़ गए। मेरे सारे अंदेशे बिल्कुल सही साबित हुए थे, क्योंकि डीएनए टेस्ट की इस रिपोर्ट में ये साबित हो गया था कि मेरी बच्ची और मेरी भाभी का डीएनए बिल्कुल एक ही है। मेरी भाभी तो एक औरत थी, फिर ये कैसे मुमकिन था कि एक औरत किस तरह मुझे प्रेग्नेंट कर देती है। मैंने वो टेस्ट की रिपोर्ट पकड़ी और सीधे अपने भाई के घर पहुंच गई।
मेरा भाई घर पर ही मौजूद था। वो दोनों कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखकर भाई के चेहरे का रंग बदल गया और वो गुस्से से कहने लगा, तू यहाँ क्यों आई है? क्या तूने हम पर कम बदनामी के दाग लगाए हैं जो फिर से अपना मुंह लेकर यहाँ चली आई? मोहल्ले वाले तेरी वजह से आज भी हम पर थूकते हैं। अब तो मेरी पत्नी भी उम्मीद से हो गई है और मैं नहीं चाहता कि तेरा साया भी मेरी पत्नी पर पड़े। मैंने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट अपने भाई के आगे की और कहा, ये देख लो कि मैं क्या लेकर आई हूँ। मेरी बच्चियाँ तुम्हारी ही पत्नी का खून है। दोनों की टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल एक जैसी है और इसी सूरत ये मुमकिन है जब मेरे प्रेग्नेंट होने की बजाय तुम्हारी पत्नी बनी हो। मेरी बात सुनते ही भाई ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर लगाया और कहने लगे, अजीब बेवकूफ़ लड़की हो तुम। मेरी पत्नी एक औरत है, वो ऐसे कैसे दूसरी औरत को प्रेग्नेंट कर सकती है? और वो तो खुद उम्मीद से है। और रही बात इस रिपोर्ट की, तो तुम कोई जाली रिपोर्ट बनवाकर हमारी ज़िंदगी बिगाड़ने के लिए आ गई हो। मेरी बात सुनकर भाभी भी रोने लगी थीं। वो रोते हुए कहने लगी, मैंने तो सालों तुम्हारे बच्चों की देखभाल की है, तुम्हारे बच्चों की परवरिश के लिए तुम्हें पैसे भी दिए हैं, और आज तुम मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही हो। अपने पति से छुप छुप कर मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करती रही, और तुम हो कि मुझे ही गुनहगार ठहरा रही हो। मैंने रिपोर्ट खोलकर भाई को दिखाई जो शहर के बड़े अस्पताल की थी, और उनसे कहा कि जाकर पूछ लीजिए, ये रिपोर्ट उसी अस्पताल की है और ये नकली नहीं है। मैं नहीं जानती कि आपकी पत्नी ने ये सब किया है या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि जब से आपकी पत्नी हमारी ज़िंदगी में आई है, मेरी ज़िंदगी में गिरहन लग गया है। मेरे गले में पड़ा बदनामी का ये ढोल किसी और का नहीं, बल्कि आपकी पत्नी का डाला हुआ है। इतना सुनना था कि भाभी गुस्से से मेरी तरफ बढ़ीं ताकि मुझे पकड़कर अपने घर से निकाल दें या फिर मेरा गला ही दबा दें, कि अचानक ही उनका पाँव फिसल गया और वो बुरी तरह गिरी थीं और ज़ोर से चीखने लगीं। भाभी की बिगड़ती हालत देखकर भाई सारा गुस्सा भूल गया। मैंने भी भाई की मदद की और हम उसे लेकर अस्पताल पहुंचे तो पता चला भाभी का बच्चा पेट में ही ख़त्म हो चुका है और अब वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर भाई बहुत रोया और जब भाभी को ये खबर मिली तो वो भी चीखने चिल्लाने लगीं। उन्हें विश्वास ही नहीं आया कि उनसे माँ बनने का हक भगवान ने उनसे छीन लिया है। मैं तो खुद हक्का बक्का सी एक कोने में खड़ी हुई थी। शायद ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ था। काश मैं गुस्से में अपने भाई के घर न जाती तो आज मेरे भाई की खुशियाँ यूं न उजड़ती। अफसोस ये सब मेरी ही वजह से हुआ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। भाई ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हमारी खुशियों को खा गई हो, अब यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने एक नज़र भाभी पर डाली और वापसी के लिए पलटने लगी कि तभी भाभी की आवाज़ ने मेरे कदमों को रोक लिया। वो रोते हुए कह रही थी, मुझे माफ़ कर दो राधिका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है और आज मुझे उसकी सज़ा मिल गई है। भाभी की बात सुनकर जहाँ मैं हैरान हुई थी वहीं मेरा भाई भी हक्का बक्का भाभी को देखने लगा। भाभी रोते हुए कहने लगी, हाँ राधिका, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, जो भी जुल्म हुआ है, वो मेरी ही वजह से हुआ है। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने एक कोठे पर जन्म लिया था, लेकिन मैं अकेली पैदा नहीं हुई थी, बल्कि मेरे साथ मेरा भाई भी पैदा हुआ था। हम जुड़वा बहन भाई थे। कोठे पर औरतों को तो शायद फिर भी कोई ज़िंदगी मिल जाती है, लेकिन मर्दों का हाल बहुत बुरा होता है। मेरे भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो सारा सारा दिन कमरे में बंद रहता, मुझे और मेरी माँ को लोगों के सामने नाचते हुए देखता रहता। इस तरह उसकी दिमागी हालत धीरे धीरे ख़राब होती गई और वो दिमागी मरीज बन गया। उसे दौरे पड़ने लगे थे और फिर धीरे धीरे वो बिल्कुल ही पागल हो चुका था। मैं और मेरी माँ उसे बड़ी मुश्किल से संभालते थे और फिर मेरी माँ भी मर गई तो मैं और मेरा भाई बिल्कुल अकेले हो गए। मैं सारी रात कोठे पर नाचा करती और सारा दिन अपने भाई को संभालती। ऐसे में एक रोज़ कोठे पर तुम्हारा भाई आया। उसने मेरी सुंदरता को देखा और उसे मुझसे मोहब्बत हो गई। तुम्हारा भाई मुझे कोठे से ही ब्याह कर ले गया। मैंने कभी तुम्हारे भाई को अपने जुड़वा भाई के बारे में नहीं बताया था। उसे खामोशी से किराए का घर लेकर दे दिया और वहीं उससे मिलने जाती थी, उसका ख्याल रखती थी। एक दिन मैं अपने भाई से मिलने के लिए गई तो पाँव पटकते हुए वो जिद करने लगा कि मुझे शादी करनी है। मैं भी अपनी पत्नी के साथ ऐसे ही रहना चाहता हूँ जैसे कोठे पर मर्द और औरतों को देखता हूँ। मैंने अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसने अपना सर दीवार पर जोर से दे मारा। मैं अपने भाई की हालत देखकर डर गई। उस दिन मैं अपने भाई को अपने घर ले आई थी। उस दिन तुम्हारा भाई घर पर नहीं था, वो शहर से किसी काम के लिए बाहर गए हुए थे। मैंने सोचा आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे अपने पास ही रख लेती हूँ। और उस दिन ही उसकी नज़र तुम पर पड़ गई थी और फिर उसके बाद तो वो तुम्हारा दीवाना ही बन गया। वो रोज़ मुझसे जिद करता कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है, इसको ही अपनी पत्नी बनाना है। मैं जानती थी मेरा भाई पागल है और मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं करवा सकती। मेरे पागल भाई से शादी के लिए ना ही तुम मानती और ना ही तुम्हारा भाई। अगले दिन मैं उसे उसके कमरे में ले गई थी
और उसके लिए एक लड़के का भी इंतजाम कर दिया था जो कि उसकी अच्छे से देखभाल कर सके। लेकिन मेरा भाई किसी भी तरह काबू में नहीं आ रहा था। वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगा था। मेरा भाई पागल था। अगर मैं उसकी बात ना मानती तो शायद वो अपनी जान ले लेता। और फिर मैंने मौका देखकर एक दिन रात को उसे घर बुला लिया। उस रात भी तुम्हारा भाई शहर से बाहर गया हुआ था। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, तुम्हें नींद की दवा दी और अपने भाई को तुम्हारे कमरे में छोड़ दिया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा ऐसा करने से तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। मैंने तो सोचा था ये बात कभी किसी को पता नहीं चलेगी और ये खेल एक ही रात में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बात एक रात पर ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे भाई को इस सब की लत लग चुकी थी। वो हर दिन मुझसे यही जिद करता कि मैं तुम्हारे पास उसे छोड़ दूँ। उसकी तबीयत की वजह से मैं मजबूर थी। और फिर जब तुम्हारे प्रेगनेंसी की खबर खुलकर सामने आई तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैंने सारी जिंदगी कोठे से पैसे ही कमाए थे, इसलिए आसानी से तुम्हें किराए का घर भी लेकर दे दिया। और इसी बहाने मेरे भाई को और भी मनमानी करने का मौका मिल गया था। तुम धीरे धीरे मेरे भाई की 2 बेटियों की माँ बन गई। मैं खुशी से तुम्हारा ये खर्चा ये सोच कर उठा रही थी कि किसी तरह मेरा पागल भाई खुश है। जब मैंने देखा कि तुम दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हो और तुम्हारे अंदर अब इतनी जान नहीं है कि तुम ये सब कुछ बर्दाश्त कर सको, तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गई। तुम्हें कुछ ताकत की दवाइयाँ लिखवाईं और डॉक्टर से कहकर मैंने कुछ ऐसी दवाइयाँ भी लिखवाईं कि तुम अब और बच्चे को जन्म न दे सको, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अब तुम तीसरे बच्चे को जन्म दो। जिस दिन मैं अपने भाई को लाती थी उस दिन मैं तुम्हारे दूध में नींद की दवाई मिला देती थी। उस दिन भी जब तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हें लगा था कि कोई है, तब भी मेरा भाई ही था। उसने मेरे पर्स से तुम्हारे घर की डुप्लीकेट चाबी निकाल ली थी, लेकिन समय रहते मैं वहां पहुंच गई थी और उसे वहां से खींच लाई थी। मैं जानती हूँ ये सब बहुत बड़ा पाप है जो मैंने किया है, अपने पागल भाई को खुश करने के लिए किया, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप था। उसकी सज़ा आज मुझे मिल गई है। मैं खुद औलाद के लिए सारी ज़िंदगी तरसती रह जाऊंगी। मुझे लगता था ये सच कभी खुलकर सामने नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि मेरा भाई और मैं जुड़वा थे, इसलिए हमारा डीएनए एक ही है। इसलिए तुम्हें लगा कि ये बच्चियां मेरी हैं। ये सुनकर भाई की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थीं। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था। गुस्से से उनका चेहरा लाल पड़ चुका था। वो बिना सोचे समझे मेरे भाई ने भाभी के मुंह पर 2-3 थप्पड़ लगा दिए और उनसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए। भाई को समझ आ गया था कि उन्होंने एक बहुत ही गंदी और चरित्रहीन औरत को उठाकर इज्जत से अपने घर में जगह दी है और इस औरत ने उनकी ही इज्जत को ख़राब कर दिया। मेरे भाई ने मेरी भाभी को अस्पताल में ही छोड़ दिया। मुझे और मेरी बेटियों को लेकर वापस अपने घर आ गए। भाई ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने लिए गलत औरत को चुन लिया था जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सच जानने के बाद मैंने भी भाई को माफ़ कर दिया था, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। भाई ने अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोहल्ले और उस शहर को ही छोड़ दिया। मुझे और मेरी दोनों बेटियों को लेकर एक दूसरे शहर में चला आया। मेरी बड़ी बेटी जो कि 5 साल की है और छोटी बेटी अभी सिर्फ 1 ही साल की है। मेरी बड़ी बेटी नेहा को भाई ने एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया है। यहाँ पर लोग नहीं जानते, मैंने सबसे यही कहा है कि मेरा पति एक रोड एक्सीडेंट में मर गया है। कुछ समय के बाद मैंने अपने भाई की शादी करवा दी। भाई जिस कंपनी में काम करने लगा था वहाँ की एक लड़की भाई को पसंद करने लगी थी, लेकिन भाई शादी नहीं करना चाहता था। वो लड़की हमारे घर तक आ गई थी। उसने कहा कि मैं तुम्हारे भाई से बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मैंने उस लड़की को बता दिया कि मेरा भाई पहले से शादीशुदा था और उस लड़की से मेरे भाई को धोखा मिला है, इसलिए अब उसकी औरत जात से विश्वास उठ गया है। वो लड़की कहने लगी कि मैं तुम्हारे भाई से सच्चा प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने भाई को तुमसे शादी के लिए राजी कर लूँगी। और फिर मैंने किसी न किसी तरह भाई को राजी कर लिया और उस लड़की की और भाई की शादी करवा दी। अब वो दोनों आपस में खुशी खुशी रहते हैं। मेरा भाई चाहता है कि मेरा भी घर बस जाए, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। ये नई वाली भाभी सच में दिल की बहुत अच्छी है। वो मेरी एहसानमंद है कि मैंने उसकी शादी अपने भाई से करवा दी है। मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी। मेरी कहानी सुनकर कोमल को बहुत दुख हुआ था। अब मैं, कोमल और मेरी दोनों बच्चियां अपने भाई के घर में खुशी खुशी ज़िंदगी काट रही हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी बेटियों पर समर्पित करने के बारे में सोच लिया है। मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए या मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी बेटियों के ऊपर ही समर्पित कर देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।